नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए श्यामल बिहारी महतो जी की लिखी कहानी नॉमिनी। हादसा जब हुआ मैं 18 की थी और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। अच्छे नंबर, अच्छे अंक लाओ, सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मेरी पढ़ाई को लेकर घर में सभी मास्टर बने फिरते थे। माँ दमे की मरीज थी और रुक रुक कर खांसते रहती थी, परंतु मेरी पढ़ाई पर उसका नॉन स्टॉप प्रवचन शुरू हो जाता। दोपहर को कहाँ चली गई थी तू? अपने कमरे में नहीं थी? शाम को माँ दिया बाती जलाते जलाते बोल उठी, ज्यादा घूमना फिरना तुम्हारा ठीक नहीं है। पढ़ाई चिनिया बादाम नहीं है। छिलका उड़ाया और मुंह में डाल लिया। वहीं भाई किसी भूत की तरह मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ा रहता। वह सप्ताह में सिर्फ एक दिन घर आता। खुद तो मैट्रिक पास न कर सका था, लेकिन उसके बैग में मेरे लिए ढेरों हिदायतें भरी होती। पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं, यह लो हॉर्लिक्स, रात को सोने से पहले गरम कर 1 गिलास रोज पीना, दिमाग और देह तंदुरुस्त रहेगा। तुम्हें अपनी बखरी में ही नहीं पूरे गांव में टॉप करना है। बाप रे बाप, काम पर जाने के पहले दादा सप्ताह भर का डोज एक ही दिन में मेरे भेजे में ठूस जाता था। उसका बेसिक फंडा यह था कि जैसे मैं मैट्रिक में फेल किया हूं, वैसे तू फेल मत कर जाना मेरी बहन। फेल शब्द से उसे सख्त चिढ़ थी। फेल के कारण ही उसे आज भी कार्यस्थल पर चेन खींचने पड़ते थे। उसके ससुराल की जमीन को सीसीएल कंपनी ने अधिग्रहण किया था और जमीन के बदले में उसे चेनमैन की नौकरी दी गई थी। अलबत्ता बाप कुछ नहीं कहता। वह शाम को काम से घर आता, पहले नहाता, फिर खाना बनने तक वह मेरे कमरे में ही आकर चुपचाप बैठ जाता और पढ़ते हुए मुझे निहारता रहता था। इसे भी आप निगरानी ही कह सकते हैं। पढ़ने वाली सिर्फ एक मैं और निगरानी करने वाले 3। भौजी न तो मुझे कोई सलाह देती न भाव। 8वीं फेल थी वो। घर में रुपए 4 पैरों से चलकर आते थे। बाप मकोली भूमिगत खदान में लोडर था और भाई गोविंदपुर खदान में चेनमैन। घर में 2-2 नौकरी पर एक भी पढ़ा लिखा वाला काम नहीं। ढेरों पैसों के बावजूद समाज में कोई अहमियत, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं और न खोज खबर होती। हाँ, सामाजिक काम पर समाज वाले नौकरी के नाम पर मनमाना चंदा रसीद जरूर काट देते। 2-2 नौकरी है घर में, लेकिन सामाजिक मंचों पर बाप भाई को कोई सम्मान नहीं मिलता, बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी। इस पर भी भाई हमेशा खफा खफा रहता था। मेरे ऊपर उम्मीदों का पहाड़ लदा था और सबकी उम्मीदों को ढोने वाली एक नन्ही सी जान। अब सबकी निगाहें मुझ पर आ टिकी थीं, जैसे गंगोत्री से निकलने वाली कोई गंगा हूं मैं। और इस खानदान में अनपढ़ खानदान का लगे दाग धब्बों को धोने वास्ते पैदा हुई हूं। भाई बार बार एक ही बात दोहराता, मेघना, मैं तुम्हारे हाथ में फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट देखना चाहता हूं बस। मैं दादा का मुंह ताकती रह जाती थी। मैं समझ नहीं पाती मेरे प्रति भाई का यह प्यार था, अनुराग था या कुछ और। मैं भी घर वालों का, खासकर भाई का प्यार और स्नेह को खोना नहीं चाहती थी। लग गई थी सबों की आकांक्षाओं को पूरा करने में, परंतु कालगति की मति को आज तक कोई जान सका है भला? पल में प्रलय करे रोक सके न कोई। सुधीर बाबू का कहा कितना सही लगता है। हर एक का जीवन तो अपना होता है मेघना, पर हर कोई ढंग से कहाँ जी पाता है। गलत नहीं कहते थे वो। मैंने जब जब अपनी नियति और भाग्य से लड़ना चाहा, तब तब लहूलुहान हुई हूं। दफ्तर का जीवन भी मेरे लिए एक नया जीवन था, एक नया अनुभव। जीवन में पहली बार मांस मदिरा का सेवन करने जैसा। आज भी याद है मुझे उस दिन पहली बार जब भाई के साथ ऑफिस में कदम रखा था। 10 साढ़े 10 का वक्त था और ऑफिस की अधिकांश कुर्सियां खाली और लावारिसों की भांति जिधर जिधर पड़ी हुई थीं। दफ्तर की कार्य संस्कृति की यह सूरत देख मन खिन्न हो उठा था। छोड़ो ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, भाई बोला था। चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं जिनसे मिलकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। लगा था बाबुओं को कोढ़िया बीमारी ने पकड़ लिया था या प्रबंधन का उन पर अंकुश नहीं रह गया था।
सुधीर बाबू नाम ही काफी था। ऑफिस और कॉलियरी में किसी परिचय का मोहताज नहीं। 30-32 की उम्र, भीड़ में रहते हुए भीड़ से अलग, सरल स्वभाव, आकर्षक चेहरा, मनमोहक मुस्कान, काम के प्रति पूरी तरह समर्पित, नो काम चोरी नो बहानेबाजी, काम तो काम। नीचे मन में उठे कोलाहल ऊपर आकर शांत हो गया था। 2-3 मजदूर पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम लोग जाओ, डरने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। पीओ साहब से मैं बात कर लूंगा। थोड़ी देर बाद वे लोग चले गए। बैठो, उसने मुझसे कहा था। सकुचाते हुए मैं उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई थी। थर्मामीटर लेकर कोई मेरी धड़कनों को नापता, धाड़ धाड़ सुनाई पड़ता उसे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। दादा, आज से मेघना आपकी देखरेख में, भाई ने जैसे उनके हवाले करते हुए कहा था। सुधीर बाबू ने मेरी ओर देखा। मैं नर्वस हो उठी थी। जाने अब क्या पूछ बैठे। और वही हुआ भी। मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? उन्होंने अचानक मुझसे पूछ लिया। मेरे मुंह से जवाब न निकला। लगता है यहाँ की भीड़ भाड़ देखकर डर गई है। ठीक है, दूसरी जगह ऑफिस में ही रखवा दूंगा। इससे पहले कि भाई कुछ बोले, मैं ही बोल उठी। नहीं नहीं, मैं यही काम करूंगी आपके साथ। गुड, मेरा ऑफिस 9 बजे खुल जाता है, ठीक। मैं उन्हें चोर नजरों से देखने लगी। वह भाई से कुछ कह रहे थे। भाग्य करवट बदल रहा था या किस्मत। लग रहा था जीवन की उदासी में रंग भरा जा रहा है। नए जीवन का उदय हो रहा था। 2 घंटे बाद ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। सुधीर बाबू का सहायक बनकर काम करने का आदेश पत्र। पहले तो बड़ा अजीब लगा था, उनके टेबल पर लोगों की भीड़ देखकर। फिर जब पता चला सुधीर बाबू सिर्फ दफ्तर का बाबू ही नहीं, मजदूरों के युवा नेता भी थे, भीड़ तो रहेगी, मन आश्वस्त हुआ था। दोस्त बनना पसंद करोगी? भाई के सामने ही फिर से उसने पूछ लिया था। दोस्त का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है, मुझे आज तक कुछ पता नहीं था। उनकी उम्र को लेकर भी थोड़ी झिझक थी। उसे भी भाई ने कहा, अरे दोस्ती में उम्र कोई मायने नहीं रखती। यह तुम्हारी खुशनसीबी है जो सुधीर बाबू जैसा दोस्त मिल रहा है। दोस्त बनकर, मेरा जवाब था। मेरी नौकरी हादसे की उपज थी। उन्होंने जब यह जाना तो दुख प्रकट करते हुए कहा, कोई धूप में रहकर भी नहीं जलता है और कोई छांव में ही चमड़ी जला लेता है मेघना। सुख दुख से जीवन अलग नहीं होता, यह हमें इसी जीवन में जीना पड़ता है। वह दफ्तर का आदमी था, मजदूर नेता था, परंतु कोई दार्शनिक नहीं था। फिर भी उनकी हर बात में एक दर्शन होता, एक लॉजिक होता था, जीवन अपने तरीके से जीने का लॉजिक। यहीं मुझे गांव की करेला काकी शांति मिली। शांति देवी से मिलकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही काकी हैं जो गांव में हर किसी से झगड़ने का बहाना ढूंढती फिरती थी। यह देख गांव वालों ने करेला काकी की उपाधि तक उसे दे डाली थी। देखकर यह भी नहीं लगा वह 3 बच्चों की माँ है। उसकी कसी हुई देह, सुडौल स्तन, आज भी 40 की काकी 24 की लग रही थी। सिंदूर छोड़ सब कुछ पहनती, लगाती थी करेला काकी। गांव में ब्रा का नाम तक नहीं जानती थी, आज बिंदास उसे पहने हुए थी। घर में लड़ना उसे पति ने ही सिखाया था, वरना शुरू में औरतें उसे गूंगी पुतोहिया कहती थीं। दारू के नशे में धुत हर दिन उसका पति घर आता और फिर देर रात तक उस घर में लड़ने और चीखने की आवाजें आती रहती थीं। फिर एक दिन उस घर से चीखने की आवाजें सदा के लिए बंद हो गईं। उस दिन उसके पति ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। काम से गिरते पड़ते किसी तरह घर पहुंचा। आंगन में कदम रखा, पैर लड़खड़ाया और अगले ही पल आंगन में मवेशियों को पानी पीने वाले पत्थर के ढोंगा से उसका सर जा टकराया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। ब्रेन हेमरेज कंपनी डॉक्टर ने कारण में लिखा था। घर की तरह ऑफिस भी एक परिवार ही होता है, पर यहाँ रोज रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। कब कौन किसकी गाल सहला रहा है, कौन कब किसे चूम लेता है, समय भी जान नहीं पाता। आभासी दुनिया की तरह होता है ऑफिस का जीवन। संबंधों को बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। ऑफिस की नौकरी में मेरा 3 माह भी नहीं हुआ था कि ऑफिस जीवन का रहस्य
और रोमांच सामने आने लगा था। उस दिन मैं ऑफिस थोड़ी देर से पहुंची थी। घरेलू टेंशन से रात भर सर दुखता रहा। सुधीर बाबू पहले ही पहुंच चुके थे। मैंने ज्यों ही ऑफिस में कदम रखा, कानों में एक नारी आवाज टकराई। कुंवारी छोड़ देख, मुंह से लार टपकने लगा। उसे अपने पास रखने की क्या जरूरत थी? यह शांति काकी थी। बहुत दिनों बाद उसकी आवाज सुन रही थी। कुंवारी छोड़ यानी मैं। मतलब? बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। सुधीर बाबू ने उसे बुरी तरह डपट दिया था। इसी के साथ वह बाहर हो गई और मैं अंदर। उस वक्त मेरी मनःस्थिति ऐसी नहीं थी कि उन दोनों की स्थिति को ठीक ठीक समझ पाती। ऑफिस के लिए घर से निकला तो घर का तूफान मेरे अंदर तोड़ मरोड़ कर रहा था और मैं उसी आवेग में ऑफिस पहुंची थी। सोचा था कि ऑफिस में शांति मिलेगी। शांति काकी तो मिली, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। यहाँ करेला काकी की कही बात कानों में गूंजने लगी थी। कुंवारी छोड़ देख, मुंह में लार टपकने लगा है। उसका इशारा तो मेरी ओर ही था। मेरी भावभंगिमा बहुत देर तक सुधीर बाबू से छिपी न रह सकी। मेरी मनोदशा को पढ़ते हुए उसने कहा, क्या सोच रही हो मेघना? बात क्या है, बहुत गुस्से में लग रही हो? तकदीर से अनबन चल रही है, बार बार मेरी खुशियों को कुचलने चली आती है। मैं कुछ समझा नहीं। फिर कुछ हुआ क्या? भाई मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करने को आमादा है। ओह, मैं समझा कुछ और बात है। उसने मेरी ओर देखा। फिर शादी तो कुंवारियों की ही होती है, हम जैसों की नहीं। तुम्हारी शादी इतनी जल्दी? नौकरी लगे अभी महज 3 महीने हो रहे हैं। शादी की जल्दी मुझे नहीं, मेरे भाई को है। कारण? बाप की नौकरी जो मैंने ले ली है। तो इसमें गलत क्या हुआ? भाई पहले से नौकरी कर रहा था। कुंवारी में तुम बड़ी थी। तुम न करती तो फिर नौकरी कौन करती? भैया भाभी को नौकरी देने की जिद पर अड़ा था, लेकिन माँ ने कहा नौकरी मेघना ही करेगी। भाई नाराज होकर आ गया था, तब से नाराज ही है। तुम्हारे बाप की नौकरी थी, भाभी के बाप की नहीं। माँ का फैसला बिल्कुल सही फैसला था। रही बात शादी की, तो इसका निर्णय लेने का हक सिर्फ तुम्हारा है। इस मामले में तुम अपने मन की मालकिन हो। कैसी मालकिन? मेरा तो जीवन ही बंधक बन गया है। ऐसा क्यों सोचती है? वह अपनी जगह से उठे और 2 कदम आगे बढ़ाए। तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा भाई भी नहीं। कहते कहते उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे शरीर पर हाथ रखने वाले सुधीर बाबू पहले पुरुष थे। मुझे उनका हाथ अपने कंधे से तुरंत हटा देना चाहिए था, बल्कि झटक देना चाहिए था, पर ऐसा न कर उल्टे उसके सीने से लिपट जी भर रोने का मेरा मन कर रहा था। उनकी आंखों में मुझे प्रेम का एक खुला आकाश नजर आ रहा था। सुधीर बाबू को बहुत कुछ पता नहीं था। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसका भाई अब पहले वाला भाई नहीं रहा और न मैं उसकी लाडली बहन रही। नौकरी ने हम भाई बहन को प्रतिद्वंदी बना दिया था। सुधीर बाबू को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुधीर बाबू ही क्यों, तीसरा कोई सुनता तो वो भी मेरी बातों में यकीन नहीं करता। कोई भाई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा किया हो जैसा मेरे भाई सोहन ने किया था। संसार के किसी ग्रंथ में भी उसका जिक्र नहीं मिलता। सुधीर बाबू को यह भी कहाँ बोल पाई कि नौकरी के बहाने हमारे घर में पिछले 1 महीने से महाभारत मचा हुआ, जहां वह यानी मैं अभिमन्यु की तरह जीवन के चक्रव्यूह में फंस चुकी हूं। बचकर निकलना चाहूं भी तो जीवन बचेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और बच भी गई तो उसका वजूद कायम रह पाएगा, इसका भी कुछ पता नहीं था। अभी आप सुन रहे थे श्यामल बिहारी महतो जी की लिखी कहानी नौमिनी।